प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर डिजी लेसन में आपका स्वागत है। आज हम गणित विषय में अध्याय 4 द्विघात समीकरण का अध्ययन करेंगे। आज हम द्विघात वर्ग समीकरण को कैसे हल किया जाता है यह सीखेंगे। द्विघात समीकरणों को हल करने की 3 विधियां हैं। किसी भी वर्ग समीकरण को हल करने का अर्थ होता है उसमें जो चर राशि है उसका मान ज्ञात करना। किसी भी समीकरण को हल करेंगे तो जो चर राशि का मान हमको प्राप्त होगा वह दिए हुए वर्ग समीकरण का या द्विघात समीकरण का मूल कहलाएगा। तो यहाँ जो समीकरण हल करने की 3 विधियाँ हैं उनमें से एक है गुणनखंड विधि, दूसरी है पूर्ण वर्ग बनाकर और तीसरी है सूत्र विधि। इन तीनों विधियों से किसी भी द्विघात अर्थात वर्ग समीकरण को हल किया जा सकता है, उसके मूल ज्ञात किए जा सकते हैं। अब हम इसकी प्रश्नावली 4.2 के कुछ प्रश्नों को यहाँ लिखकर उनका अभ्यास करते हैं और गुणनखंड विधि को समझने का और सीखने का प्रयास करते हैं। तो पहला प्रश्न है, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इसको हम गुणनखंड विधि के द्वारा हल करेंगे। इस विधि का प्रयोग आप अध्याय 2 में जब आपने बहुपदों के मूल ज्ञात करना सीखे थे या शून्यक ज्ञात करना सीखे थे तब आपने इस विधि का उपयोग किया था। यहाँ इस द्विघात समीकरण का जो मध्य पद है, इस मध्य पद के हम 2 भाग करेंगे और वह 2 भाग इस प्रकार होंगे कि उन दोनों भागों को जोड़ने अथवा घटाने पर 3x प्राप्त हो और गुणा करने पर 10 माइनस 10x² प्राप्त हो। अर्थात किसी भी द्विघात समीकरण में x² का गुणांक और अचर पद का गुणा हम करके देखेंगे तो ये गुणा हमको प्राप्त होगा 10। और अब हम ऐसी 2 संख्याएं सोचेंगे जिनका गुणा हमको 10 प्राप्त हो और जोड़ने पर या घटाने पर माइनस 3x, केवल 3x ले अपन यहाँ पर 3x प्राप्त हो। तो ऐसी संख्याएं 5 और 2 हैं। आप देखेंगे कि 5 में से यदि हम 2 को घटाएंगे तो हमको 3 प्राप्त होगा और 5 में यदि हम -2 का गुणा करेंगे तो -10 प्राप्त होगा। तो जो दूसरा हमारा स्टेप होगा या दूसरा जो पद होगा वह होगा x² माइनस ब्रैकेट में 5 - 2, ये 3 के स्थान पर आएगा, ब्रैकेट बंद होगा, x जो 3 के साथ में है -10 बराबर 0। आप पुनः इस पद को समझ लें कि किसी भी वर्ग समीकरण के मध्य पद को 2 भागों में आपको बांटना होता है और जो दोनों भाग प्राप्त होंगे उनको जोड़ने या घटाने पर 3x प्राप्त होगा और उनका गुणा करने पर -10 प्राप्त हो। तो ऐसी संख्याएं जो हमने सोची वह 5 और 2 हैं। तो आप देख रहे हैं कि 5 और 2 को घटाने पर 3 प्राप्त होगा और 5 और -2 का गुणा करने पर हमको -10 प्राप्त होता है। तो अगला स्टेप जो हमारा होगा वह होगा x² माइनस 5x प्लस, यहाँ जब ब्रैकेट को हल करेंगे तो ये माइनस और माइनस गुणा करके प्लस हो जाएगा, तो +2x माइनस 10 बराबर 0। यहाँ 2 के पदों को एक साथ लेकर
हम उनमें से जो भी कॉमन आ सकता है, ओवेनेस्ट हो सकता है, वह ओवेनेस्ट हम लेंगे। तो यहाँ x² माइनस 5x, इन दोनों में से यदि हम कॉमन लें, ओवेनेस्ट लें, तो ये हमको x प्राप्त होगा। तो हम यहाँ से x ओवेनेस्ट लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर हमारा आएगा x माइनस 5 प्लस, जैसा कि 2 के पहले चिन्ह दिया हुआ है, प्लस का चिन्ह लेंगे। 2 यहाँ कॉमन होगा 2x माइनस 10 में से, तो ब्रैकेट के अंदर आएगा x माइनस 5 बराबर 0। इसके बाद यदि हम देखें तो अगला पद हमको प्राप्त होगा। तो इससे पूर्व के पद में x माइनस 5 और x माइनस 5 दोनों में कॉमन था, समान था, तो हमने इसको कॉमन लिया, तो ये हुआ x माइनस 5। और हमारे पास अब शेष बचता है x प्लस 2, तो ये दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 प्राप्त होगा बराबर 0। यह 2 हमको गुणनखंड प्राप्त हुए हैं, 2 पद जो गुणा कर रहे हैं या 2 खंड जो गुणा कर रहे हैं, तो ये गुणनखंड विधि के द्वारा हमने ऐसा प्राप्त किया है। यहाँ x माइनस 5 गुणित x प्लस 2 का यदि हम गुणा करेंगे तो वो 0 प्राप्त होगा। ये तभी संभव है जब हम देखें कि x माइनस 5 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0। इसको हम इस रूप में लेंगे, तो यहाँ पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 5 या x बराबर माइनस 2, ये हमें x जो चर राशि थी उसका मान प्राप्त हुआ है। और ये जो x चर राशि का मान प्राप्त हुआ है, यही द्विघात समीकरण के मूल हैं। अर्थात द्विघात समीकरण के मूल 5 और माइनस 2 हैं। अब हम इसी का एक प्रश्न और लेते हैं, जिससे आपको ये विधि और अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो दूसरा प्रश्न जो हमारा है वह है 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। ये अभी सामान्य या सिंपल समीकरण नहीं है, इसे हम पहले सिंपल समीकरण में बदलेंगे। तो 2x² बटे 1 माना जाएगा, माइनस x बटे 1 होगा, प्लस 1/8। इनका हम जब एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम 8 प्राप्त होगा। तो हमको जो अगला पद प्राप्त हो रहा है वह है 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। तो यह गुणा करेंगे तो जो वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण है वह प्राप्त होगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ आप देखें कि x² का गुणांक 16 है और जो अचर पद है वह 1 है। यदि हम इनका गुणा करें तो ये हमको 16 प्राप्त होगा। यहाँ पर मध्य पद 8x है। अब आपको ऐसी 2 संख्याएं सोचना है जिनको यदि आप जोड़ें तो 8 प्राप्त हो और गुणा करें तो 16 प्राप्त हो। जोड़ने का इसलिए कहा जा रहा है कि यहाँ x² का जो गुणांक है उसका और अचर पद का जो गुणनफल है वो धनात्मक प्राप्त हुआ है। तो आपको 2 ऐसी संख्याएं सोचना है जिनको जोड़ने पर 8 और गुणा करने पर 16 प्राप्त हो। तो आप देख रहे हैं कि ये संख्याएं 4 और 4 हैं, अर्थात 4 और 4 को जोड़ेंगे तो हमको 8 प्राप्त होगा और 4 और 4 के यदि हम गुणा करेंगे तो ये 16 प्राप्त होगा। तो यहाँ हमारा जो स्टेप आता है वो है 16x² माइनस ब्रैकेट में 4 प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज बंद करेंगे और ये जो 8 के साथ में x लिखा है वह ऐसा ही रहेगा। अर्थात हमने 8 के 2 भाग कर लिए हैं, 4 प्लस 4, ये प्लस 1 ऐसा ही रहेगा बराबर 0 है। हम यहाँ इस ब्रैकेट को हल करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। आप देख रहे हैं कि -4x और -4x को
हल करने पर हमें -8x प्राप्त हो रहा है। यहाँ हम दो पदों का या दो संख्याओं का पेयर बनाकर, जोड़ा बनाकर हम उनमें से जो भी कॉमन आ सकता है वो कॉमन लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 16x² -4x में से कॉमन आ सकता है 4x, तो 4x हम कॉमन लेंगे तो हमको मिलेगा ब्रैकेट में 4x - 1 ब्रैकेट बंद। यहाँ 4x + 1 जो हमको दिया है, यहाँ फिर इसमें से यदि हम कॉमन लेंगे तो यहाँ हमको -1 कॉमन होगा, तो ब्रैकेट के अंदर हमको प्राप्त होगा 4x - 1 ब्रैकेट क्लोज बराबर 0। आप देख रहे हैं कि यहाँ हमको दोनों ही ब्रैकेट्स में 4x - 1 और 4x - 1 प्राप्त हुआ है। यह दोनों कॉमन लेने के बाद जो हमको प्राप्त होते हैं ये समान होते हैं। तो यहाँ इन दोनों को हम कॉमन करेंगे, ओवेनिस्ट लेंगे। 4x - 1 ये ओवेनिस्ट होता है, कॉमन लिया, शेष हमारे पास बचेगा 4x - 1 बराबर 0। अब इन दोनों का गुणनफल 4x - 1 और 4x - 1 का गुणनफल 0 है। तो ये तभी संभव है जब इनमें से किसी एक का मान 0 हो। तो हमको अगला पद प्राप्त होगा 4x - 1 बराबर 0 या 4x - 1 बराबर 0। पक्षांतर करेंगे तो 4x बराबर 1 या 4x बराबर 1, तो हमको प्राप्त होगा x बराबर 1/4 या x बराबर 1/4। तो यहाँ जो चर राशि थी उसका मान हमको 1/4 प्राप्त हुआ है, अर्थात इस द्विघात समीकरण के जो मूल हैं वो 1/4 हैं। यहाँ दोनों मूल समान हैं। अब इसी प्रश्नावली के हम और शेष प्रश्नों को हल करते हैं। आपने गुणनखंड विधि से समीकरणों को हल करना सीख लिया है। अब यहाँ पर जो प्रश्नावली 4.2 के प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं, तो यहाँ जो प्रश्न हमको दिया है उनकी शर्तों को ध्यान में रखते हुए पहले हमको एक वर्ग समीकरण बनाना है और फिर उसका हल या उसके मूल प्राप्त करना है। तो यहाँ सवाल जो हमको दिया है वो है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो यहाँ हमको दो संख्याएं प्राप्त करना है, उनकी शर्त है कि जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो सबसे पहले हम इनकी शर्तों को समझकर एक वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ आप जो दो संख्याएं ज्ञात करने जा रहे हैं उनमें से एक संख्या को आप x लेंगे और यहाँ आप इस प्रश्न की शर्त को देखेंगे। उस शर्त की सहायता से या उस कंडीशन से आपको दूसरी संख्या प्राप्त होगी। तो उन्होंने कहा है पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर 27। पहली संख्या हम x ले चुके हैं, प्लस दूसरी संख्या हमको अभी ज्ञात नहीं है, तो दूसरी संख्या ऐसी ही रहेगी, बराबर 27। पक्षांतर करेंगे तो दूसरी संख्या हमको प्राप्त होगी 27 - x। अब यहाँ जो दो संख्याएं हमको ज्ञात करना है उनमें से पहली संख्या x और दूसरी संख्या 27 - x है। अब हम पुनः प्रश्न की शर्त को यदि देखें तो उन्होंने कहा है कि ये जो दो संख्याएं हैं इनका गुणनफल 182 है, अर्थात पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर 182। तो यहाँ पहली संख्या x है गुणित दूसरी संख्या 27 - x है, इनका गुणनफल बराबर है 182 के। यदि हम यहाँ इसको हल करें तो हमको x का 27 में गुणा करना होगा, तो ये हमको प्राप्त होगा 27x माइनस x का x में गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा x² बराबर 182। अब ये समीकरण अपने प्रॉपर या मूल रूप में नहीं है, इसे हम समीकरण के या वर्ग समीकरण के रूप में लाएंगे तो हमें पक्षांतर करना होगा। तो हमको जो द्विघात समीकरण
या वर्ग समीकरण प्राप्त होगा वह होगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब इसको आपको गुणनखंड विधि के द्वारा हल करना है। तो इससे पूर्व आप दो प्रश्नों को हल कर चुके हैं, आप इस विधि को पूर्णतः समझ चुके हैं। हम अगले स्टेप की ओर चलें तो यहाँ हमको प्राप्त हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 14 धन 13। आप देख रहे हैं कि 14 और 13 को यदि हम प्लस करते हैं तो हमको 27 प्राप्त होगा, और 14 और 13 के यदि हम गुणा करते हैं तो यह 182 प्राप्त होता है। तो ये 27 को आपने दो भागों में किया है, 14 धन 13। इसके अगले स्टेप को अगर हम देखें तो हमें यहाँ केवल ब्रैकेट को हल करना है। तो ये हमको प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का 14 में गुणा होगा 14x, यहाँ माइनस और प्लस गुणा करके माइनस होंगे, x का 13 में गुणा करके हमको प्राप्त होगा माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। यहाँ फिर दो दो संख्याओं के हम जोड़े बनाएंगे, पेयर लेंगे, और उनमें से जो भी कॉमन हो सकता है उसको कॉमन लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x में से हमको कॉमन मिलेगा x, तो शेष हमको जो प्राप्त होगा वह होगा x माइनस 14। दूसरा पद जो हमारे पास है माइनस 13x प्लस 182, इसमें से यदि हम कॉमन लें तो वह हमको 13 प्राप्त होगा। तो शेष जो हमको मिलेगा कॉमन लेने के बाद वह होगा x माइनस 14 बराबर 0। आप देख रहे हैं कि यहाँ भी x माइनस 14 और x माइनस 14 दोनों में समान आए हैं। यह आवश्यक होता है ऐसा होना। आप इनको पुनः कॉमन लेंगे तो आपका x माइनस 14 कॉमन आता है, शेष आपको प्राप्त हो रहा है x माइनस 13 बराबर 0। आप दोनों को 0 के बराबर लेंगे तो x माइनस 14 बराबर 0 या x माइनस 13 बराबर 0 पक्षांतर करेंगे तो आपको प्राप्त होगा x बराबर 14 या x बराबर 13। तो यहाँ इस द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण को हल करने पर जो चर राशि x है उसके मान हमको 14 और 13 प्राप्त हुए हैं। यह इस वर्ग समीकरण के मूल हैं, और यही जैसा कि प्रश्न में कहा गया था कि आपको ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। अतः वह दो संख्याएं 13 और 14 या 14 और 13 हैं। तो ये वो दो संख्याएं हैं जो हमारे प्रश्न की शर्त को पूरा करती हैं। अब हम इसी प्रश्नावली का एक प्रश्न और लेते हैं। यहाँ हमको प्रश्न दिया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। यहाँ आप ध्यान रखें कि आपको दो क्रमागत धनात्मक संख्याएं प्राप्त करना है। तो आप पहले तो ये समझें कि ये क्रमागत संख्याएं होती क्या हैं। तो कोई भी ऐसी दो संख्याएं जो एक क्रम में हों, जैसे उदाहरण के रूप में आप 8 या 9 या 16 17 या 26 27, तो ऐसी कोई भी संख्याएं जो लगातार होती हैं ये क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ आपको दो क्रमागत संख्याएं प्राप्त करना है और ये संख्याएं धनात्मक होंगी। तो यहाँ आप एक संख्या को x लेंगे। तो यहाँ पर हमने माना पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या x है। अब आप विचार करें उदाहरण के लिए कि यदि आपके पास एक संख्या 15 है और आपसे कहा जाता है कि आप जस्ट इसके बाद वाली संख्या बताएं, तो निश्चित है कि आप कहेंगे कि यह 16 होगी। लेकिन ये कैसे आई? तो दी गई संख्या में यदि हम एक जोड़ दें तो हमको उसके ठीक बाद वाली संख्या प्राप्त हो जाती है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यदि आपको एक संख्या दी गई है और अगली क्रमागत संख्या यदि प्राप्त करना है तो आप दी गई संख्या में एक जोड़ देंगे। कि यदि हम इस नियम को देखें
तो हमारी जो दूसरी क्रमागत संख्या है यह x प्लस 1 होगी। तो यहाँ पर दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या x प्लस 1 है, क्योंकि पहली संख्या हमारी x थी। तो अब हमको जो दो संख्याएं प्राप्त हुई हैं क्रमागत और धनात्मक, उनमें से एक है x और दूसरी है x प्लस 1। अब हम अपने प्रश्न की शर्त को देखते हैं। तो आप प्रश्न की शर्त में उन्होंने दिया था कि ऐसी दो धनात्मक संख्याएं, क्रमागत धनात्मक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। अर्थात जो दो संख्याएं हैं हम इनका वर्ग करें और इनका योग करें तो हमको 365 प्राप्त होगा या होना चाहिए। तो हम यहाँ लेंगे कि प्रश्नानुसार संख्याओं के वर्गों का योग 365 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 365। यहाँ हम इसको हल करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, प्लस ये जो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, यहाँ आप एक सर्व संख्या जो आपने पूर्व में पढ़ रखी है a प्लस बी के होल स्क्वायर का प्रयोग करेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यह सर्व संख्या का हम प्रयोग करेंगे। यहाँ a का अर्थ होगा x या a का मान होगा x और यहाँ जो b है उसका मान होगा 1। यहाँ एक्स स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, प्लस a स्क्वायर अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये सर्व संख्या में आता है तो ये 2 आएगा। a तो a का मान x है तो गुणित x, b का मान यहाँ पर 1 है तो गुणित 1 प्लस 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर जो था बराबर 365। हल करने पर हमको प्राप्त हो रहा है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 बराबर 0। अब हम इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो हमको जो अगला पद प्राप्त होगा वह होगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 365 बराबर 0। यहाँ फिर हम सर्व संख्या यहाँ जो हमने सर्व समीकरण का प्रयोग किया है उसके अनुसार ये हमें प्राप्त हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुणित एक्स गुणित 1 धन 1 का वर्ग बराबर 365। हल करने पर प्राप्त होता है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 बराबर 0। अब हमें जो द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ है वह है 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो पूरा समीकरण है हम इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं या इसके प्रत्येक पद में 2 का भाग हो रहा है। तो यहाँ हम इस समीकरण को, इस वर्ग समीकरण को छोटा करेंगे, इससे हमें इसकी कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। तो पूरे समीकरण में हम 2 का भाग देंगे तो हमको प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। आगे नहीं बढ़ रहा था। अब हम इसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो हमको अगला पद प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 14 माइनस 1 14 माइनस 13 ब्रैकेट क्लोज x माइनस 182 बराबर 0। तो हल करने पर प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। 2 के जोड़े बनाकर या पेयर बनाकर हम कॉमन लेंगे तो कॉमन हमको प्राप्त होगा x, शेष जो हमको प्राप्त होगा वो होगा x प्लस 14 माइनस यहाँ से हम 13 कॉमन लेंगे तो हमको प्राप्त होगा
x प्लस 14 बराबर 0। यहाँ x प्लस 14 दो बार हमको प्राप्त हुआ है, हम इसको कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 कॉमन आता है, शेष हमको मिलता है x माइनस 13 बराबर 0। अगले पद को हल करने पर हमें प्राप्त होगा x प्लस 14 बराबर 0 या x माइनस 13 बराबर 0। पक्षांतर करेंगे तो हमको प्राप्त होगा x बराबर माइनस 14 या x बराबर 13। तो यहाँ हमको जो चर राशि x थी उसके मान या उसके मूल माइनस 14 और 13 प्राप्त हुए हैं। लेकिन यदि हम प्रश्न को देखें या उसकी शर्त को देखें तो हमको केवल धनात्मक पूर्णांक ही ज्ञात करना था। तो यहाँ जो x का मान माइनस 14 हमको प्राप्त हुआ है यह धनात्मक पूर्णांक नहीं है, अतः x का मान माइनस 14 संभव नहीं होगा। अब यदि हम x का मान 13 लेते हैं तो पहला धनात्मक पूर्णांक जिसे हमने x माना था वह 13 होगा और दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो कि हमने x प्लस 1 अर्थात x का मान यहाँ 13 है तो 13 प्लस 1 लेते हैं तो ये 14 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमको जो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं वह 13 और 14 प्राप्त होते हैं। इसके अगले प्रश्न को हम हल करते हैं। तो हमको प्रश्न दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। प्रश्न को यदि हम ध्यान से देखें और उसकी भाषा को समझें तो उन्होंने जो पहली बात कही है वह यह है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 2 कम है, अर्थात जितना इसका आधार है उससे 2 कम इसकी लंबाई है। तो यहाँ हम मानेंगे कि माना समकोण त्रिभुज का आधार x है, तो यहाँ समकोण त्रिभुज की जो लंबाई या हम उसको लंब कहें तो वह होगा x माइनस 7, क्योंकि प्रश्न के अनुसार उन्होंने कहा था कि जितना आधार है उससे 7 कम उसकी लंबाई या लंब है। तो यहाँ पर इसकी जो लंबाई है वो x माइनस 7 होगी। समकोण त्रिभुज का कर्ण जो कि हमको प्रश्न में दिया हुआ है यह 13 है। अब चूँकि यह समकोण त्रिभुज है और आपने पूर्व से सीखा हुआ है कि जब हम समकोण त्रिभुज लेते हैं तो उसमें पाइथागोरस का प्रमेय लगता है या लगाया जा सकता है। पाइथागोरस का प्रमेय आपने पूर्व कक्षाओं में पढ़ा है, वह होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ कर्ण जो कि प्रश्न में हमको दिया हुआ है 13 है, 13 का वर्ग बराबर लंब जो कि हमने माना है x माइनस 7 है तो x माइनस 7 का होल वर्ग प्लस आधार जो कि हमने x माना है x स्क्वायर होगा। अब यदि हम इस पद को हल करें तो 13 का वर्ग 169 होता है बराबर x माइनस 7 का होल वर्ग जो हमको दिया है। इसको हल करने के लिए हम सर्व समीका a माइनस बी के होल वर्ग को हल करेंगे, सर्व समीका का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ a का अर्थ x होगा या a का मान x होगा और जो सर्व समीका ले रहे हैं b उसका मान 7 होगा। तो यदि हम सर्व समीका के अनुसार देखें तो a स्क्वायर अर्थात x स्क्वायर माइनस 2 गुणित a x गुणित b 7 प्लस b स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसको यदि हम हल करें तो हमको प्राप्त होगा 169 बराबर 2x स्क्वायर, ये x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्राप्त हुए हैं। और यहाँ 2 गुणित x गुणित 7 को हल करने पर 14x प्राप्त होगा प्लस 49, ये 7 का वर्ग है। पक्षांतर करके हम एक वर्ग समीकरण के रूप में इसको
लेकर आते हैं तो हमको प्राप्त होगा 2x² माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0। अगला पद हमको प्राप्त होगा 49 में से 169 घटाने पर 2x² माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि इस जो वर्ग समीकरण हमको प्राप्त हुआ है इसमें प्रत्येक पद में 2 का भाग जा रहा है या प्रत्येक पद 2 से विभाजित हो रहा है। तो हम इसको छोटा करने के लिए यहाँ पूरे समीकरण में 2 का भाग देंगे तो हमको प्राप्त हुआ x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। इसको हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो यहाँ आपको 2 ऐसी संख्याएं सोचना है जिनको घटाने पर 7 प्राप्त हो और गुणा करने पर 60 प्राप्त हो। तो ऐसी 2 संख्याएं 12 और 5 होंगी। इनको घटाने पर 7 प्राप्त होगा और गुणा करने पर माइनस 60 प्राप्त होंगे। तो हमारा जो पद आएगा वह होगा x² माइनस ब्रैकेट में 12 माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज x माइनस 60 बराबर 0। इसको हल करने पर हमको प्राप्त होगा x² माइनस 12x प्लस, ध्यान रखें कि ये ब्रैकेट हटाने पर माइनस और माइनस का गुणा होगा तो ये प्लस होगा 5x माइनस 60 बराबर 0। 2 के जोड़े बनाकर यदि हम कॉमन लें तो आप देख रहे हैं कि x² माइनस 12x में से x कॉमन आएगा, हमको प्राप्त होगा x माइनस 12 प्लस 5x माइनस 60 में से हमको कॉमन जो प्राप्त होगा वो 5 होगा तो 5 कॉमन लेने पर हमको प्राप्त होगा x माइनस 12 बराबर 0। अब इसके अगले पद की ओर चलते हैं तो यह हमको प्राप्त होगा x माइनस 12, ये दोनों में कॉमन था, और दूसरा जो हमको प्राप्त होगा वो होगा x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ इन दोनों का गुणनफल 0 है सो हम इसको ऐसा लिखेंगे x माइनस 12 बराबर 0 या x प्लस 5 बराबर 0। पक्षांतर करने पर हमको प्राप्त हुआ x बराबर 12 या x बराबर माइनस 5। तो यहाँ ये जो हमको माइनस 5 प्राप्त हुआ है x का मान, ये संभव नहीं होगा क्योंकि हमको ज्ञात है कि त्रिभुज की लंबाई या चौड़ाई कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए x का मान माइनस 5 नहीं होगा। x बराबर 12 लेने पर यहाँ समकोण त्रिभुज का जो आधार है x वह 12 होगा, 12 सेंटीमीटर प्राप्त होगा, और समकोण त्रिभुज की जो लंबाई या लंब है वो x माइनस 7 अर्थात 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। अब इसी का हम अगला प्रश्न और लेते हैं जो कि हमको दिया हुआ है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत जो कि रुपए में है उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के 5 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। प्रश्न को पढ़ने पर हमको प्राप्त करना है कि एक तो एक विशेष दिन कितने बर्तनों का निर्माण किया गया और प्रत्येक बर्तन की जो निर्माण लागत या लागत थी वह कितनी है। तो यहाँ प्रश्न को पढ़ने के बाद सबसे पहले जो हम लेंगे वह होगा बर्तनों की संख्या। तो हम यहाँ लेंगे, माना विशेष दिन निर्मित बर्तनों की संख्या x है और प्रत्येक नग की निर्माण लागत बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। आप यहाँ इस शर्त को विशेष रूप से देखें, दुगने से 3 अधिक है। तो यहाँ
प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत होगी वह होगी 2x धन 3। क्योंकि आपने बर्तनों की संख्या को x लिया था, उससे दुगना होगा 2x और 3 अधिक है तो ये होगी 2x धन 3। प्रश्न में जैसा कि हमको दिया गया था कि कुल निर्माण लागत 90 रुपये है, तो हम यदि देखें तो बर्तनों की संख्या गुणित बर्तनों की निर्माण लागत यह बराबर होगा कुल निर्माण लागत जो कि हमको दी गई है। तो यहाँ बर्तनों की संख्या x है गुणित बर्तनों की जो निर्माण लागत है ये 2x धन 3 है, ये बराबर होगा 90 के, जैसा कि प्रश्न में दिया है। हल करने पर हमको प्राप्त होगा 2x स्क्वायर, x का 2x में गुणा करेंगे प्लस x का 3 में गुणा करेंगे 3x प्राप्त होगा माइनस 90 पक्षांतर कर दिया गया है बराबर 0। ये हमको एक वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ है। इसको हम हल करेंगे तो यहाँ 3x जो हमको दिया है मध्य पद, इसके हम 2 भागों में विभाजित करेंगे तो यह 15 और 12 होगा। आप देखेंगे कि 15 और 12 को घटाने पर 3 प्राप्त होगा और गुणा करने पर 2 गुणित 90 अर्थात 180 हमको प्राप्त होगा। तो यह अगला पद जो प्राप्त हुआ है यह है 2x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 15 माइनस 12 ब्रैकेट बंद x माइनस 90 बराबर 0। ब्रैकेट हटाने पर हमको प्राप्त होगा 2x स्क्वायर धन 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। हम यहाँ प्रथम 2 पदों में से कॉमन लेंगे तो हमको कॉमन प्राप्त होगा x, तो जो शेष बचेगा वह होगा 2x धन 15 माइनस अगले जो 2 पद हैं 12x माइनस 90, इसमें से कॉमन जो प्राप्त होगा वो 6 होगा। तो हमको प्राप्त हुआ ब्रैकेट में 2x धन 15 बराबर 0। यहाँ 2x धन 15 पुनः कॉमन है, इसको हम कॉमन लेने पर लिखते हैं 2x धन 15 ब्रैकेट में, शेष हमको प्राप्त होगा ब्रैकेट में x माइनस 6 बराबर 0। 2x धन 15 बराबर 0 या x माइनस 6 बराबर 0। 2x बराबर माइनस 15 या x बराबर 6। तो यहाँ हमको x बराबर प्राप्त होता है -15/2 और यहाँ प्राप्त होता है x बराबर 6। तो x का मान जो -15/2 है ये संभव नहीं होगा क्योंकि हमको बर्तनों की संख्या ज्ञात करना थी। x बराबर यदि हम 6 लेंगे तो यहाँ जो बर्तनों की संख्या है वो 6 होगी और जो एक बर्तन की निर्माण लागत है वह 15 रुपये प्राप्त होगी। तो इस प्रकार इस प्रश्न को हल करने पर हमको जो उत्तर प्राप्त हुआ है वह 6 और 15 है। यहाँ हमने प्रश्नावली 4.2 के प्रश्नों का जो अभ्यास किया है, यहाँ आपको समझाया है, उसका आप अभ्यास करेंगे और हल करके पुनः बार बार देखेंगे। धन्यवाद।